प्रिय साथियों नमस्कार। हम आपको पढ़ा रहे थे ये भाषा विज्ञान। उसमें एक टॉपिक ये था कि यह भाषा की संस्कृत भाषा का उद्भव विकास। इसमें एक पहला था दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जिसको कहते हैं डिवाइन थ्योरी। इसमें ये कहा गया कि वेद जो है ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। फिर दूसरा है संकेत सिद्धांत, ये रूसों का है। फिर तीसरा है रणम सिद्धांत। फिर है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। फिर है आवेग सिद्धांत। फिर है श्रम ध्वनि सिद्धांत। फिर है इंगित सिद्धांत। फिर है संपर्क सिद्धांत। फिर है संगीत सिद्धांत। फिर है प्रतीक सिद्धांत। फिर है समन्वय सिद्धांत। फिर है प्रतिभा सिद्धांत। ये आपका भर्तृहरि का है प्रतिभा सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि ये दिव्योत्पत्ति सिद्धांत ये आपका ईश्वर का है। इसको हम पढ़ा चुके थे। एक किताब हमारे पास है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की, उन्हीं किताब से हम पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोग खरीद लीजिए। ये भाषा विज्ञान जो है एकदम अभी नई किताब लेके आए। हम कहे भाई ये चीज़ है भाषा विज्ञान, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। इसमें जो है हम आपको पहला पढ़ा चुके हैं। ये वाला क्या नाम है, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। एक जर्मन विद्वान सुस्मित ने भाषा की दैवी उत्पत्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि भाषा मानवकृत नहीं है, अपितु परमात्मा से साक्षात उपहार रूप में प्राप्त हुई है। जर्मन लोग जर्मन भाषा को आर्य भाषा एवं देव भाषा कहते हैं। तो ये हो गया। अब आपका आ गया संकेत सिद्धांत, इसको कहेंगे एग्रीमेंट थ्योरी। पहला क्या है, डिवाइन थ्योरी। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट थ्योरी। इंग्लिश में इसको कहेंगे AGREEMENT इसको कहेंगे एग्रीमेंट थ्योरी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि जो है अब हम इसको बाँच दे रहे हैं। संकेत सिद्धांत, इस सिद्धांत को निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद आदि नामों से भी कहा जाता है। कहने मतलब यह है कि इस सिद्धांत को निर्णयवाद या निर्णय सिद्धांत या स्वीकारवाद और अन्य नामों से भी जाना जाता है इसको। इस मत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी सदी के प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो हैं। ये हम आपको बता ही चुके हैं। संकेत सिद्धांत किसका है, रूसो का है। ये पूछा जाता है, दे देगा संकेत सिद्धांत किसका है। मान लीजिए दे दिया संकेत सिद्धांत, मान लीजिए कोटे दे दिए, बना दिया संकेत सिद्धांत दे दिया, ये आपका रूसो का है। इधर प्रतिभा सिद्धांत दे दिया तो ये आपके भर्तृहरि का है। भर्तृहरि जो निशतक लिखे हैं, वाक्पदी भी लिखे हैं, ये चीज। तो ये हो गया आपका। फिर आपका है आगे, इसके प्रवर्तक का अभिप्राय है कि प्रारंभ में मनुष्य पशुओं आदि के तुल्य सिर हिलाना आदि आंगिक संकेतों से अपना अभिप्राय स्पष्ट करता था। पहले आदमी संकेतों के माध्यम से जो है अपना कुछ चीज़ जानना है, तो ये चीज़ है। जैसे वहाँ महाभाष्य में है यही चीज़ है, क्रिया जिसमें बताते हैं क्रिया क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया। बाद में इन संकेतों से काम नहीं चला तो उन्होंने एक सभा की और निर्णय किया कि इन वस्तुओं के ये नाम निर्धारित किए जाते हैं। इसको सामाजिक समझौता समझा जा सकता है। भाई एक सभा की, फिर उसको एक नाम दे दिए, एक रूप दे दिए, तो इसको कहें कि इसको सामाजिक समझौता कहा जा सकता है। ये नाम दिए सामाजिक समझौता। संकेत सिद्धांत, मान लीजिए पूछ लिया सामाजिक समझौता किससे संबंधित है,
तो ये आपका हो जाएगा संकेत सिद्धांत। तो इस समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। इससे मिलता जुलता हुआ भाव भामह ने काव्य अलंकार में प्रस्तुत किया है। इयंत ईदृशा वर्णा ईदृगर्था विधायिन व्यवहाराय लोकस्य प्रागथितम समयः कृतः काव्य अलंकार भामह। प्यारे साथियों, ये बहुत पूछता है काव्य अलंकार किसकी है। ये आपका हो जाएगा भामह की, आचार्य भामह। तो इसमें ये लिखा गया है कि यंत्र ईदृशा वर्णा ईदुगर्था विधायिन इयंत ईदृशा वर्णा ईदुगर्थ अभिधायिन व्यवहाराय लोकस्य प्रागथितम समयः कृतः। अर्थात सृष्टि के शुरू में प्रारंभ में लोक व्यवहार के लिए यह निर्णय किया गया था कि इतने वर्ण इस क्रम से रखे जाने पर इस प्रकार के अर्थों का बोध कराएंगे। फिर है समीक्षा। अब इनकी समीक्षा इसमें करेंगे। इन सिद्धांत की कुछ स्पष्ट न्यूनताएं हैं, जैसे बिना भाषा के सभा का आयोजन कैसे हुआ। नंबर 2 पॉइंट ये भाषा के बिना विचार विनिमय कैसे हुआ। तीसरा पॉइंट है विचार विनिमय की क्या भाषा थी। चौथा पॉइंट है विभिन्न अर्थों के लिए संकेत शब्दों के निर्माण के लिए क्या आधार था। व्यक्ति विशेष के कथन को सर्वसम्मत मान लिया गया या सबने अपने सुझाव दिए। अंतिम निर्णय की क्या प्रणाली थी। फिर है 5वां, इस भाषा के बिना सभा का आयोजन संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है तो भाषा की क्या आवश्यकता रह जाती। 6वां है भाषा के बिना सभा का आयोजन विचार विनिमय एवं निर्णय आदि कार्य असंभव हैं, अतः यह सिद्धांत मान्य नहीं है। तो ये 2 सिद्धांत हो गया। फिर आपका है रणन सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आपका आएगा रणन सिद्धांत। ये वाला रणन सिद्धांत मतलब कि डिंग डांग थ्योरी। रणन सिद्धांत को कहेंगे आपको डिंग डांग थ्योरी। डिंग डांग थ्योरी ये हो गया आपका रणन सिद्धांत। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। भाई रणन सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो ये आपका है कि इसको धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरणन सिद्धांत, अनुरणनमूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण, डिंग डांगवाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इस मत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे। इसको हेस ने बढ़ाया और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित रूप दिया। इसको हेस ने बढ़ाया और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित रूप दिया। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है, किसी भी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि झंकार होती है। यह विशेष ध्वनि ही इसकी विशेषता है। लोहा, टिन, लकड़ी, कांच आदि पर चोट मारने पर विशेष ध्वनि नाद निकलते हैं, इसी रणन कहा जाता है। यही उस वस्तु की पहचान है। इसी रणन के आधार पर लोहा, लकड़ी और कांच आदि में अंतर किया जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु को देखकर मानव मस्तिष्क में झंकार में रणन हुई। उसी आधार पर प्रत्येक वस्तु का अलग अलग नाम रखा गया। यह नामकरण प्रक्रिया रणनमूलक थी। नदी की कलकल या नद ध्वनि से प्रेरित होकर उसका नाम नदी रखा गया।
इसी प्रकार गो, अश्व, पर्वत, मनुष्य आदि नाम रखे गए। इसी प्रकार लगभग 400 से 500 मूल शब्दों या मूल धातुओं का निर्माण किया गया। वस्तुओं का नाम रखने के बाद मानव की यह विशेष शक्ति समाप्त हो गई। पुरानी धातुओं से ही बाद में नए शब्दों की रचना होती रही। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें समीक्षा ये है, यह सिद्धांत विचार करने पर इतना सदोष था कि स्वयं प्रोफेसर मैक्समिलन ने इसे बाद में छोड़ दिया। दूसरा है डिंग डांग, घंटे की ध्वनि को कहते हैं। घंटे की झंकार के आधार पर इसका यह नाम पड़ा। इस सिद्धांत में 400 से 500 मूल धातुएं या मूल शब्द स्वीकार किए गए थे, अतः इसे धातु सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी वस्तु को देखकर क्या ध्वनि मस्तिष्क में झंकृत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पृथक ध्वनियाँ झंकृत हो सकती हैं और एक वस्तु के अनेक नाम पड़ेंगे। तीसरा है, कुल मिला जुला के यही है। अब आप ये रणन सिद्धांत खत्म हो गया, तो फिर चौथा, यह सिद्धांत शब्द और अर्थ के रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। चौथा है, कुछ सीमित धातुओं की कल्पना नितांत त्रुटिपूर्ण है। पांचवा है, आदिम मानव में शब्द या धातु के निर्माण की शक्ति थी, वह बाद में नष्ट हो गई, अतः यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक कल्पना है। छठा है, घंटे आदि में यह ध्वनि है, परंतु सभी पदार्थों में यह ध्वनि नहीं है, अतः उनका नामकरण संभव नहीं। यह मत अस्वीकृत होने पर भी रोचकता के लिए प्रचलित है। तो ये खत्म हो गया। अब चौथा वाला है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, दो सिद्धांत यहाँ आप पढ़े। पहले हम एक पहला सिद्धांत बताए थे, अब 2 और 3 दो हो गया। अब चौथा सिद्धांत ये वाला ध्वन्यानुकरण सिद्धांत, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। नमः संस्कृताय।